जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी। आज मैं आपको बताऊंगा गोल्जी अपैरेटस के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं देखा है, उस वीडियो को नहीं देखा है आप लोगों ने, या आपने नहीं पढ़ा है, तो कृपया प्लीज आप लोग एक बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ लीजिए। वरना जैसे गब्बर फिल्म का जय और वीरू थे, फिर बसंती थी, तो अगर जय को नहीं समझोगे तो वीरू नहीं समझ में आएगा, वीरू को भी नहीं समझोगे तो फिर बसंती का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो पहले आपको क्या समझना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझना है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में सब कुछ समझ लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो हमारे इसी चैनल पे जाइए और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर और फंक्शन करके पूरा का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आज अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। एक स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक। ये क्या है, एक सेल है। मान लेते हैं क्या है, ये सेल है। अब सेल के पास क्या था भाई, सेल के पास था न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के ऊपर क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट था, ठीक। न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट था। अब इसी न्यूक्लियर इन्वेलप से क्या अटैच होता है, इसी न्यूक्लियर इन्वेलप से अटैच होता है आपका क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे से अटैच होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसके पास डीएनए होता है, आरएनए होता है, ठीक। डीएनए होता है और आरएनए होता है, ठीक। अब जो ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी होता है क्या, राइबोसोम। ये क्या है भाई, ये है आपका राइबोसोम, यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। फिर जब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नीचे वाला सरफेस होता है, ठीक, ये लोअर जो सरफेस होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER इसको हम लोग कहते हैं, ठीक। और ये जो नीचे है भाई, ये चिकनी चमेली है, सुंदर सी है, ये स्मूथ है, ठीक है। तो ये क्या है, कोई चिकना चमेला रहेगा तो कैसा रहेगा भाई, स्मूथ रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इसके दाग धब्बे पड़े हुए हैं, पिंपल्स इसके निकले हुए हैं। तो वो क्या है भाई, वो रफ हो जाता है। जिससे आपका स्किन है भी खूब ज्यादा पिंपल्स निकल आए तो स्किन आपकी स्मूथ नहीं दिखेगी, रफ दिखेगी। तो ये रफ है क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक। अब राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है तो राइबोसोम कुछ करेगा भी। राइबोसोम और जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है और यहाँ पे इसके बॉडी के ऊपर, इसके फेस के ऊपर कुछ नहीं है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बहुत चिकना है, कोई दिक्कत नहीं है इसके ऊपर, ठीक। कोई बहुत सुंदर होता है तो उसके बॉडी पे पिंपल्स वगैरह नहीं होते हैं, ध्यान रखिए, ठीक। तो अब हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम है भाई, तो वो क्या करेगा, वो प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। मीन्स क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। लेकिन जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो चिकना चमेली है, चिकनी चमेली है, कोई सुंदर है तो कोई सुंदर सब्सटेंस ही बनाएगा, ठीक। तो सुंदर है तो सुंदर सब्सटेंस बनाएगा, तो क्या बनाएगा भाई, ये बनाएगा लिपिड, ठीक, ये बनाएगा लिपिड। और क्या बनाएगा, स्टेरॉइड बनाएगा, ठीक है, स्टेरॉइड बनाएगा, ठीक। तो ये दो चीज आप समझ गए कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, लिपिड और स्टेरॉइड को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक। अब इसी के आगे हम लोग और जानेंगे गोल्जी अपैरेटस को। ये तो हो गया क्या भाई, ये हो गया शोले वाला जय हो गया, ठीक। अब हमको समझना है वीरू के बारे में। अब जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपके घर में कोई आपका भाई है या बहन है, छोटा है आपसे, तो आपसे गुस्सा हो गया, आपसे गुस्सा हो गया और मुंह इधर करके बैठ गया, घूम के, मतलब पीठ करके बैठ गया कि जाओ मैं आपसे नहीं बोलूंगा, आप आखिर आओगे मेरे ही पास। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, वो गुस्सा हो गई, उसने कहा कि जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती है, तुम जाओगे कहाँ, आओगे तो मेरे पास ही घूम के ना। तो वही हाल यहाँ पे भी हो रहा है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके नीचे सीधा एक पीठ करके क्या बैठ जाता है भाई, सीधे पीठ करके क्या बैठ जा रहा है, यही आपका क्या है भाई, यही तो आपका क्या है, गोल्जी अपैरेटस है, ठीक। यही आपका क्या है, गोल्जी अपैरेटस है, ठीक। तो यहाँ पे जब आप देखोगे, ये देखिए ये पीठ करके बैठा है, इधर नहीं बैठा, इसके सामने नहीं बैठा, चूंकि ये इसका आगे का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है, ठीक। तो ये पीठ करके बैठा हुआ है आसानी से समझने के लिए। अब इसके ऊपर यहाँ पे कुछ पाया जाता है, ठीक, कुछ पाया जाएगा, मतलब जो यहाँ पे प्रोटीन बना है वो
कहीं बाहर भी तो जाएगा ना। तो प्रोटीन आ गया कहाँ, यहाँ पे। इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं वेसाइकल। क्या कहते हैं, वेसाइकल्स कहा जाता है। अब यही वेसाइकल आपके गोल्जी अपैरेटस में भी मिलेगा, गोल्जी अपैरेटस में भी मिलेगा क्या, वेसाइकल मिलेगा। ठीक, अब एक चीज और आपको समझना है, सिस और ट्रांस फेज में आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई चीज अगर कहीं पे बन रही है, जैसे कि आपने कैच पकड़ा, ठीक, ऐसे करके पकड़ा, तो ये जब कैच आ रहा है, बॉल आ रही है, पकड़ना है उसे, तो आपका ये सिस फेस हो जा रहा है। ठीक, किसी चीज को अगर पकड़ना है या किसी चीज, कोई चीज कहीं पे बन रही है या कोई चीज अंदर लेना है, तो वो सिस फेस हो जाएगा। ठीक, तो सिस हो गया ये वाला फेज किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस फेज ये हो गया, क्योंकि प्रोटीन यहाँ पे बनी, और ट्रांस फेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये हो गया, वेसाइकल हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रोटीन को ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पे। अब जो गोल्जी अपैरेटस है, ये क्या है आपका, गोल्जी अपैरेटस है। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, आप जानते हैं, इसको कहा जाता है सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी कहा जाता है। ठीक, और इसको भी क्या कहते हैं, वेसाइकल कहते हैं। ठीक, तो जहां से ये प्रोटीन जब आ गया यहाँ पे, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किसमें प्रोटीन आ गया, वेसाइकल में प्रोटीन आ गया। अब ये प्रोटीन कहाँ जाएगा, गोल्जी अपैरेटस के वेसाइकल में जाएगा। तो ये जब देखिए गोल्जी अपैरेटस यहाँ पे क्या कर रहा है, रिसीव करने का काम कर रहा है, तो ये कौन सा फेस है, ये सिस फेस है। ठीक, और ट्रांसफर कहाँ से करेगा, नीचे वाले वेसाइकल से करेगा, तो ये कौन सा फेज हो जाएगा, ये ट्रांस फेज हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ और काम होंगे, क्या होंगे, जो यहाँ पे प्रोटीन बना था उसको यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा। तो गोल्जी अपैरेटस में क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होता है। क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ पे होगा भाई, गोल्जी अपैरेटस में होगा। ठीक, अब मॉडिफिकेशन होगा तो कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन किसके साथ मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा यहाँ पे शुगर के साथ। ठीक, प्रोटीन मिलेगा किसके साथ, शुगर के साथ, तो क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। ठीक, ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे बन गया। अब फिर प्रोटीन किसके साथ मिलेगा, लिपिड के साथ मिलेगा। ठीक है, तो प्रोटीन यहाँ पे लिपिड के साथ मिल जाएगा। ठीक है, प्रोटीन प्लस लिपिड। ठीक, तो ये क्या बनाएगा, फास्फोलिपिड बनाएगा। क्या बनाएगा, फास्फोलिपिड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे आप जान गए क्या हो रहा है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो रहा है, फास्फोलिपिड यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि लिपिड के साथ बना, मिल गया प्रोटीन, तो फास्फोलिपिड बना लिया। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो न्यूक्लियस होता है उसके पास डीएनए और आरएनए है, उसके ऊपर जो इन्वेलप पाया जाता है वहां पे भी राइबोसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम्स है, ये सब क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को बना रहे हैं। ठीक, अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ज्यादा वो है राइबोसोम, तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, फिर प्रोटीन को भेजेगा किसके थ्रू, वेसाइकल के थ्रू भेजेगा। ठीक, किसके थ्रू, वेसाइकल में जाएगा, गोल्जी अपैरेटस के वेसाइकल में जाएगा। तो ये जहाँ पे गोल्जी अपैरेटस के वेसाइकल में ये प्रोटीन आ रहा है, तो उसको हम लोग सिस फेज कहेंगे, और जहाँ से ये ट्रांसफर कर दे रहा है वो ट्रांस फेज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सिस्टर्नी है वहाँ पे क्या होता है भाई, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होगा। मॉडिफिकेशन होगा मीन्स प्रोटीन को चेंज कर दिया जाएगा। प्रोटीन किसके साथ मिलेगा, शुगर के साथ मिलेगा और ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन लिपिड के साथ मिलेगा और फास्फोलिपिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब गोल्जी अपैरेटस ने क्या किया, प्रोटीन को मॉडिफाई कर दिया। अब प्रोटीन को जब ये मॉडिफाई कर देगा तो ये इस वेसाइकल के थ्रू क्या करेगा भाई, बाहर सेल में भेज देगा। सेल के यूज के लिए ये प्रोटीन है तो सेल में भेज देगा। ठीक, तो ये जो होता है ये सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड होता है। ठीक, जो ये वेसाइकल है ये कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक, सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है, थिन होता है, पतला होता है, और ये जो प्रोटीन बना है इसके साथ में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी हो सकते हैं। ठीक, क्या हो सकता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी हो सकते हैं। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम हो जाएगा तो आप ये जानते हैं कि जो लाइसोसोम जिसको कहा जाता है वो इसी को लाइसोसोम कहा जाता है। ठीक, लाइसोसोम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है, उसके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो आपका लाइसोसोम क्या है भाई, लाइसोसोम जो है आपका यही वेसाइकल जो होता है यही लाइसोसोम होता है। ठीक, अब लाइसोसोम अभी आपको आगे पढ़ना है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो चलिए अब एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना के इसका हम लोग देख लेते हैं। ठीक, इसका गोल्जी अपैरेटस का एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। ठीक, तो गोल्जी अपैरेटस का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। क्या करना है भाई, आपको ऐसे ही उल्टा मुंह करके बना देना है, मतलब
ये देखिए, ये आपका गोल्जी अपैरेटस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वेसाइकल को दिखा देना है, यहाँ पे भी वेसाइकल को दिखा देना है। अब यहाँ आप अभी सीख गए कि प्रोटीन यहाँ पे आएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, सिस फेस कहेंगे। ठीक है, कौन सा फेस कहेंगे, सिस फेस कहेंगे। ये क्या है, ये सिस्टर्नी है। ठीक है, ये सिस्टर्नी है। ये भी क्या है, ये भी जो है वेसाइकल है। ठीक, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफेज कहते हैं। ठीक, इसके पास जब प्रोटीन आ जाता है मॉडिफिकेशन होने के बाद तो इसमें कुछ एंजाइम भी होते हैं, कुछ एंजाइम भी होते हैं और उसी को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम कहा जाता है। तो ये गोल्जी अपैरेटस आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ पार्ट्स जो हैं इसके, जैसे सिस्टर्नी है, वेसाइकल है, यहाँ पे कुछ ट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने देखा होगा स्मूथ के पास ट्यूब्यूल्स होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे कुछ ट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो उसको हम लोग एक एक करके अभी हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि गोल्जी अपैरेटस जो है इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी 1898 में। इसके लिए इनको 1906 में जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब गोल्जी अपैरेटस है क्या, इट इज ए डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक, स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है भाई, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब ये कहाँ होता है, नियर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, इस न्यूक्लियस के पास है सेल के, अभी मैंने आपको बताया। अब इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पे होता है आपका सिस्टर्नी। ठीक, सिस्टर्नी कैसी है भाई, ये फ्लैट एंड है, साइक लाइक, फ्लैट एंड साइक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब ये फ्लैट एंड है, साइक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टॉक ऑन द वन अनदर। ठीक, ये स्टॉक्ड होते हैं, एक के ऊपर एक ये लगे होते हैं, ऐसे एक के ऊपर ये एक लगे होते हैं। ठीक, यहाँ पे हो गया फ्लैट एंड साइक लाइक, ये स्टॉक टू वन ऑन वन अनदर। ठीक, एक के दूसरे के ऊपर लगे हैं। अब इनकी नंबर की बात कर ली जाए तो 4 to 8 इन नंबर होते हैं। जब आप गोल्जी अपैरेटस का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें 4 से 8 नंबर होगा। ठीक, किसका, सिस्टर्नी का। ये सिस्टर्नी जो है ये 4 से 8 होते हैं। अब इसकी अगर साइज की बात कर लेते हैं 0.5 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन इसका क्या होता है, साइज होता है। ठीक, 0 to 5 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन इसका क्या है भाई, साइज होता है। ठीक, अब दूसरा जो आता है आपका ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स कहाँ पे लगा होता है, इसी के किनारे लगा होता है। ठीक, सिस्टर्नी के किनारे। ये स्मॉल फ्लैट इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम सिस्टर्नी। ठीक, ये कहाँ से निकले हुए हैं, ये सिस्टर्नी से निकले हुए हैं। फ्लैट हैं, स्मॉल हैं, इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर हैं, अराइज फ्रॉम सिस्टर्नी। ठीक, अब ये जो वेसाइकल होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये लार्ज राउंडेड साइक्स प्रेजेंट ऑल एड्ज ऑफ सिस्टर्नी। ठीक, ये वेसाइकल क्या होते हैं, लार्ज राउंडेड साइक होते हैं। ठीक, लार्ज हैं, राउंडेड साइक हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑल एड्ज ऑफ सिस्टर्नी होते हैं वेसाइकल, जो अभी आप ऊपर देखे थे और नीचे देखे थे। फिर आपका आ जाता है वैक्यूल जो होता है, ये लार्ज स्फेरिकल वैक्यूल्स प्रोड्यूस्ड एट द मैच्योरिंग फेज। ये मैच्योरिंग फेज पे पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक, यही जो आपको क्या है, ये वैक्यूल्स हैं, यहाँ पे क्या है, वैक्यूल्स है, और यहाँ पे क्या है, वेसाइकल है। ठीक, अब ये फंक्शन है लाइसोसोम। ये कैसे फंक्शन कर रहे हैं भाई, लाइसोसोम के तरीके से फंक्शन कर रहे होते हैं। ठीक, लाइसोसोम के तरीके से ये फंक्शन कर रहे होते हैं। जो सिस फेज होता है वो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स का मतलब इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और जो ट्रांसफेज होता है वो कॉनकेव होता है, ऐसे स्ट्रक्चर हो जा रहा होता है। जब आप गोल्जी अपैरेटस का स्ट्रक्चर देखोगे अपने बुक में तो जो सिस फेज आपको नजर आएगा वो कॉन्वेक्स में नजर आएगा, और जो ट्रांसफेज होगा वो कॉनकेव में होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट जो है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। अब यहाँ पे क्या था भाई, जय, वीरू और बसंती वाली जो बात थी, तो यहाँ पे जय कौन हो गया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जा रहा है, और वीरू कौन हो गया भाई, आपका गोल्जी अपैरेटस हो जा रहा है। अब बसंती कौन हो जा रहा है, बसंती यहाँ पे आपका प्रोटीन हो जा रहा है। ठीक, अगर ये सब नहीं होंगे, जय नहीं होगा तो भी बसंती का कोई काम नहीं, वीरू नहीं होगा तो भी कोई बसंती का काम नहीं है। ठीक, तो आई होप वीडियो अच्छा रहा होगा। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन क्या है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो बनाइए, तो मोटिवेशन क्या है दोस्तों, मोटिवेशन यही है, कुछ नहीं है, बस केवल आप कोई भी काम 20 दिन लगातार करके देख लो, 21वें दिन आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक, आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई करने में तो लगातार 20 दिन जबरदस्ती बैठो। 21वें दिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो लगेगा कि बहुत बोरिंग हो रहा है, क्या मैंने आज कुछ किया ही नहीं है, बहुत खाली सा महसूस हो रहा है। तो इस समय छुट्टियां चल रही हैं, आराम से पढ़ो, मस्ती भी करते रहो और पढ़ाई पे भी ध्यान रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।